दोस्तों एमपी पुलिस रेड एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 9 सितंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेट है। बिल्कुल मिस मत करना, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लो, याद कर लो, पूरे पैटर्न को समझ लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी एग्जाम कब है जरूर से कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी एग्जाम के दिन वीडियो एग्जाम के दिन से पहले वीडियो आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, तो पूरा देखना, आगे के लिए भी तैयारी कर देना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, आरटीआई अधिनियम को के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता था, या आप खुद से पूछिए, खुद के अंदर झांक के देखिए। ठीक है, चलो, अगर नहीं पता था तो भी आपको एक करेक्ट आंसर चुनना है और मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा कि आपका सही निकलता है या नहीं। तो आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी? तो वह मिली थी 15 जून 2005 को। अब जान लिया है तो मत भूलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहा है। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट जो स्थित है वह है महाराष्ट्र में स्थित है। याद है? ठीक है, कृषि अवशेष से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट जो है महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित गलत संयोजन पहचानिए। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल इनको समझने की कोशिश करिए, किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। और आपकी एग्जाम कब है जरूर से कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नीचे दी गई श्रृंखला में देखिए कौन सा जो गलत संयोजन है? 8, 14, 26, 48, 96 और 194। तो गलत संयोजन क्या बना? 48, जो कि एक गलत संयोजन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 23, 29, 31, 37, 39 और 44। तो करेक्ट आंसर बनता है 44, जो है गलत संयोजन में है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए निष्कर्षों, कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। ठीक है, कथन क्या है? कुछ लड़कियां नर्तकी है, कोई लड़की गा नहीं सकती है। ठीक है, अपने को निष्कर्ष निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, कम से कम 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर इनको समझ लिया तो। ठीक है, तो देखिए, लड़के गा सकते हैं, कोई लड़की गा नहीं सकती है, कुछ लड़कियां नर्तकी है। देखिए, लड़के के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कथन में, तो फिर लड़कियां गा सकते हैं, क्या ये सही हुआ या नहीं? चलिए ठीक है, अभी पेंडिंग में रखते हैं। जिसको पता है वो बहुत आसानी से समझ गया होगा पढ़ते ही। और कुछ नर्तक गा सकते हैं, कुछ लड़कियां नर्तकी है, कोई लड़की गा नहीं सकती। तो देखिए, दोनों ही देखते हैं, दोनों ही न निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। देखिए, यानी कि दोनों ही गलत है। देखिए, कथन में ना नर्तक के बारे में कहा है ना लड़के के बारे में कहा है। जो भी लड़कियों के बारे में बात कही थी उनका ही निष्कर्ष निकालना था, वो था ही नहीं। तो बिल्कुल दोनों ही गलत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से समझने की कोशिश करिए, एमपी पुलिस का क्लियर करना आसान होगा। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? कुछ बच्चे किशोर हैं, कुछ किशोर बुद्धिमान हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या बन रहा है? कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, अब कुछ दिया गया है। ठीक है, कुछ बच्चे किशोर है, ठीक है, कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो पहला तो लगभग सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ किशोर बच्चे हैं, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं। किशोर यानी कि बच्चे, बच्चे बुद्धिमान नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यह तो सही बात हो गई। ठीक, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है। तो देखिए क्या बनता है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बनता है नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2, दोनों ही गलत बताए जा रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कुछ किशोर बुद्धिमान है, यानी कि बुद्धिमान है, तो इन दोनों में नहीं नहीं का इस्तेमाल किया गया था। वही चीज़ भी देख रहा था कि गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी तार धागे हैं, सभी धागे फीते हैं। निष्कर्ष क्या बनता है? सभी फीते धागे हैं, ठीक है, सभी तार फीते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, क्योंकि सभी तार फीते, देखिए सभी तार धागे, सभी धागे फीते। तो इसका निष्कर्ष क्या बनता है कि तार फीते हो गए हैं, तो सभी तार फीते हैं, तो केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है। भाई अगर सभी फीते धागे होते तो सभी तार फीते, तो वो नहीं, पहला वाला नहीं हो रहा है मैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर, वह है राजनाथ सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह,
इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू जी। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा, नेशनल पार्टी स्टेटस है? भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा यानी कि नेशनल पार्टी स्टेटस है? 7, 12, 5 या 3? तो करेक्ट आंसर बनता है 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा, कानून मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाया जा सकता है वो है संसद के द्वारा यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कब है आपकी एग्जाम जरूर से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में थैंक यू लिख देना अगर पसंद आई हो तो। और थैंक्स बटन आपको दिख रहा होगा, कुछ सपोर्ट चाहते हो, कुछ डायरेक्ट कनेक्शन चाहते हो तो थैंक्स बटन पर क्लिक करके कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, नरेंद्रपुरी या महेंद्रगिरी? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसको, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन यानी कि फॉरेस्ट कवर है? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में? तो भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन यानी कि फॉरेस्ट कवर है? तो वह है मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे अधिक वन आच्छादन है यानी कि फॉरेस्ट कवर है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? 371, 370, 368, 378 यानी कि 372? तो वह है 370 जो कि जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है भैया? बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सबको पता होना चाहिए ये चीज़। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है या मध्य प्रदेश है? तो भारत में 100% विद्युतीकरण सिर्फ जो है वो गुजरात में है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों के बंडल में से फेस कार्ड चेहरे वाला पत्ता के निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो होगी 4/13 यानी कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते ऐसे हैं जिनमें फेस कार्ड है, ठीक है। तो 4/13 हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई जो 52 है उसके भी 4 गुने हो गए, तो समझ जाओ कैसे हुआ। अब इतना तो आता ही होगा भाई, एग्ज़ाम में एंट्री मारने वाले हो, अब इतने नज़दीक आ गए हो तो पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में बिग स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई थी? 2016 में बिग स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस शिलोंग में, जयपुर में, इंदौर में या रायपुर में? तो 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई थी वह थी जयपुर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो शुक्रवार कब होगा? ठीक है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था यानी बीते हुआ कल यानी मंगलवार और सोमवार, तो आज क्या हुआ? बुधवार। तो बुधवार के बाद शुक्रवार कब होगा? बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि आज से 2 दिन पश्चात, आज से 3 दिन पश्चात या आने वाला कल या परसों? तो बताइए, मैंने पहले ही बता दिया कि आज अगर बुधवार है तो शुक्रवार कब होगा बताओ? तो वह होगा परसों। बिल्कुल ईजी है, एक दिन के बाद यानी कि डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों। बिल्कुल आ गया समझ में कैसे आया ये? समझे? मैंने बोला था सीधे से समझाए रखिए। एक बार और समझो। नहीं, कल से पहले दिन सोमवार था, नहीं कल से पहले कल क्या हुआ? मंगलवार हुआ, उससे पहले सोमवार था, तो 2 दिन कट गए, क्या बना? आज बुधवार बन गया। बुधवार के शुक्रवार कब होगा? भाई इतना इजी है भाई, समझ जाओ। चलो अब एक और चीज़ है। यदि मदर को NPSGGT से कोडित किया जाता है तो डॉटर को कैसे कोडित किया जाएगा? भाई देखो, कोड वाले क्वेश्चन को समझ लो, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छे नंबर कवर अप करेंगे ये। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए इस तरीके से आएगा। देखो क्वेश्चन तो आएगा, नंबर तो पक्के करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें क्या कोड बनाया इन्होंने पता है? जो ABCD जिसको पता है, सबको पता है ना? नहीं पता है तो सीख लो भाई, पहले जाके वो सीख लो, पर जिसको पता है वो चलो शुरू आगे बढ़ते हैं। तो मदर, चलो ABCD में M के बाद क्या आता है भाई? O के बाद क्या आता है? T के बाद क्या आता है? H के बाद क्या आता है? E के बाद क्या आता है?
बताओ, ABCDEFG। तो भैया तो एम के बाद जो आता है इन्होंने एन इस्तेमाल कर लिया, ओ के बाद क्या आता है वो इस्तेमाल कर लिया, इसी प्रकार से इन्होंने इस्तेमाल किए। तो डी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो ABCDE, तो पहला वर्ड बना ई। उसी प्रकार से हमको बनाना है, उसी प्रकार से हमको समझना है और उसी प्रकार से सोल्व करना है। कैसे करना है मैंने एक ट्रिक समझाई है, बाकी आपको आता होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत अच्छा है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या बनता है, क्या बनता है EBTFJVCP। आया समझ में कैसे आया आंसर, बिल्कुल इसी प्रकार से सोल्व करना है। वीडियो को यहीं पे रोक दो और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो देखो इसमें क्या किया गया है, देखते हैं हम पहले। एफ की जगह पे इन्होंने आई इस्तेमाल किया है, तो देखते हैं एफ के आगे आ जाता है, ये पीछे आता है, ये दो वर्ड के बाद आता है, ठीक है। ABCDEFGHI, तो इन्होंने थोड़ा लंबा इस्तेमाल किया है। तो चलो देखते हैं क्या करना चाहते हैं। तो FRIEND को IRFDNE से कोडित किया जाता है, तो RE रिलेशन को कैसे कोडित किया जाए, ठीक है। तो रिलेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत एक इजी सा पैटर्न बनाएंगे हम, कुछ नहीं, ज़्यादा कोड डिकोड नहीं करेंगे इसमें। देखो इन्होंने लिए एफ़ के लिए आई इस्तेमाल किया है, तो हमको आर देखना है। सबसे पहले आर के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, आर के लिए तो भैया आर इस्तेमाल कर लिया इन्होंने इसमें, ठीक है। तो अपन भी आर के लिए आर इस्तेमाल कर ले, क्या कर ले, चलो ठीक है देखते हैं। चलो ई के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, चौथे नंबर पे देखो डी इस्तेमाल किया, तो आर डी तो नहीं बन रहा है। तो चलो कैसे क्वेश्चन का आंसर आया है, करेक्ट आंसर को देखकर पता करते हैं। ALERNOIT, अक्षरों का क्रम जिस तरीके से बदला है ना इन्होंने, इजीली समझो, अक्षरों का क्रम जो बदला है उस क्रम के आधार पर अपने को रिलेशन के भी क्रम बदल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा आंसर। रीजनिंग जिस चीज़ को नहीं आता है वो ज़रूर सीख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर लगेगी भाई, हाँ लगता है बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिर से एक और चीज़ आई है, देखो यदि MKAGTUDPHX को 2876354019 से कोडित किया जाता है, तो 307524 को कैसे कोडित किया जाएगा। तो भाई इसमें तो मेरे को इजी सा पैटर्न लग रहा है कि भाई जो संख्या दी गई है उस संख्या को उसमें से निकाल लो, भाई जो बड़ी संख्या है उसमें से ये सारी संख्या मिल जाएगी। अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो पिछले था। तो भाई जो 3 के लिए इस्तेमाल जो किया है इन्होंने, देखो 1 2 3 4, 5वें नंबर पर 3 है, और इधर देखो वर्ड में 1 2 3 4, 5वें नंबर पर जो है वो टी है, तो पहले वर्ड बन गया टी। फिर जो 0 है वो कहाँ पर है, तो पीछे से तीसरे नंबर पे है, तो टी के बाद आ गया पी। पी के बाद जो 7 है, तो जो 7 है वो कहाँ पर है, तो वो तीसरे नंबर पे है, तो वह है ए, TPA, ठीक है। समझे, आ गया समझ, नहीं समझाओ आगे समझ जाओगे, खुद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। तो देख लो TPAUMD इस करेक्ट आंसर। कैसे आया, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इजीली समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। भाई जो सबसे कम उम्र का भारतीय शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन है भाई, बता सकता है कोई यहाँ पर है जिसको पता है करेक्ट आंसर। चलो हम देखते हैं, जिसको जो लगता है वो सिलेक्ट कर लो, 4 ऑप्शन सामने है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है परिमार्जन नेगी है। टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे। टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे भैया, मैसूर के थे, हैदराबाद के थे, अहमदनगर के थे या अहमदाबाद के थे। तो टीपू सुल्तान जो थे वह थे मैसूर के शासक, भूलना मत, इम्पोर्टेंट है। तो चलो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, सबको पता है, ये बात तो पता है ना। चलो इसको मत भूलना, चाहे ये क्वेश्चन भूल जाना, ठीक है। बाकी ये बात मत भूलना कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। चलिए उसमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। देखिए सबसे पहली बात, उज्जैन को तो सब पहचानते हैं, हो गए महाकालेश्वर एक, ठीक है, तो उज्जैन तो आ गया। तो भाई ओंकारेश्वर और इंदौर तो हो ही नहीं सकता, भोपाल और इंदौर हो नहीं सकता। अब उज्जैन और होशंगाबाद या उज्जैन और ओंकारेश्वर से चुनना है। भाई तुक्का भी लगाना सिखा रहा हूँ मैं कि भाई तुक्का भी अगर लगाओ तो कैसे लगाया जा सकता है, कुछ टेक्निक्स है।
जो हमको करेगी मदद, ठीक है। तो देखो उज्जैन और ओकारेश्वर इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ओकारेश्वर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आसानी से समझ सकते हो तुक्का लगाने के लिए, जिसको पता है वो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, उज्जैन और ओकारेश्वर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आया समझ में, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, ये बता देना पहले मेरे को। नहीं आ रहा है तो भाई समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अगर आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो जिसको कुछ समझ में आ रहा है ना, वो कमेंट में जाके एक बार थैंक यू लिख दो भाई, तो मेरे को पता रहेगा कि भाई कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं, कुछ जिनको कुछ पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पर कमेंट में जाके थैंक यू लिखना मत भूलना भाई। चलिए, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, कौन बता सकता है? कौन है जीके लवर? तो वह है लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे बढ़ते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब या बहादुर शाह द्वितीय? तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वह थे बहादुर शाह द्वितीय, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम मुगल सम्राट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक खास कोड भाषा में वेला सेला टेला, देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना, इसको वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे भी जो आपके काम आएंगे एग्जाम में। तो चलिए, एक खास कोड भाषा में वेला सेला टेला का अर्थ हॉट वाटर बाथ, जेला वेला नेला का अर्थ कोल्ड रेन वाटर, और नेला नाला पाला का अर्थ हेवी रेनफॉल होता है। इस कोड भाषा में जेला के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो देखो कैसे समझेंगे, ऑप्शन शो कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ किसी काम की नहीं, ऑप्शन को मत देखो, शो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, देखना है तो देख लो भाई, तुम्हारे मन की कर लो, नहीं मानोगे मेरी बात, क्यों मानोगे? हाँ मैं हूँ ही कौन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नए नए आए हो ना चैनल पे, अभी समझा दूंगा सब भाई, ठीक है। तो अपने को क्या करना है भाई, जेला जो है किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया? तो सबसे पहले देखो जेला है किस में, जेला वेला नेला का अर्थ हो रहा है कोल्ड रेन वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, नेला और वेला को, और नेला और वेला को देखो पहले कहाँ पे, जो नेला है, चलो वेला है, वेला जो है वो इस्तेमाल किसके लिए हुआ है उसको देखना है अपने को, ठीक है। एक मिनट, इस तरह के क्वेश्चन को कॉपी में आमने सामने लिख लो, किसका कोड क्या बन रहा है, ठीक है। हैवी रेनफॉल और कोल्ड रेन वाटर, ठीक है, दो शब्द आ रहे इसमें, और हॉट वाटर बहुत, तो ठीक है। नेला जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो नेला शब्द देखो हैवी रेनफॉल, हैवी रेन वाटर, तो ठीक है, जो रेन है उसके लिए नेला शब्द इस्तेमाल किया गया है। कैसे आया? क्योंकि दोनों में नेला था, ठीक है। अब वेला देखो, वेला दोनों में किस किस में है? देखो वेला जो है हॉट वाटर बहुत में है, कोल्ड रेन वाटर में है, तो दोनों में वाटर वाटर आ रहा है, तो जो वेला है जो वाटर के लिए, नेल जो ये, तो जेला जो शब्द है वो स्पष्टली आ रहा है, जो कि है किसके लिए भैया? कोल्ड के लिए ये शब्द। कैसे आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाओ, वापस से इस क्वेश्चन को देखो। मैं बोल रहा हूँ 100 नहीं 1000% बोल रहा हूँ, आ जाएगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आया है, अब आप खुद करो, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, और समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को समझो। देखो जिसको नहीं आया ऊपर वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में समझना क्या है भैया। एक खास कोड भाषा में होल्ड द लाइन का अर्थ होल्ड फैन जी, पास द मैसेज का अर्थ फैन मैस्ता गो का, और ड्रॉ अ लाइन का अर्थ होल्ड वाज डीबा होता है। इस कोड भाषा में होल्ड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए सबसे पहले तो हमको देखना है होल्ड है कहाँ पर। होल्ड द लाइन का अर्थ बन रहा है होल्ड फैन जी, पास द मैसेज का बन रहा है फैन मैस्ता गो का, ठीक है। फैन जो है वो तो होल्ड हो से नहीं सकता, ठीक है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि द के लिए हो गया ना फैन, FEN, ठीक है। तो होल्ड के लिए फैन तो हो नहीं सकता। अब बचा क्या है? GE, तो GE को देखो है क्या कहीं पर? नहीं है यार, इसका क्या कर सकते हैं? तो क्या बन सकता है, GE या होल्ड? दो बचे हैं अपने पास अब, तो होल्ड जो है उसको देखते हैं हम, होल्ड कहाँ पर है? होल्ड वाज डिबा, यानी कि ड्रॉ अ लाइन। तो जो पहला देखो होल्ड द लाइन, तो होल्ड जो है वो है लाइन के लिए,
तो होल्ड के लिए जो शब्द बच रहा है हमारे पास वो जी ही है। कैसे आया? आया समझ में? करेक्ट आंसर देख रहे हो स्क्रीन पे? आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? अरे भाई समझ जाओ यार, अब तो समझ जाओ। काहिरा बांध यहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है भाई? कोई बता सकता है क्या? बताओ बताओ भाई, एग्ज़ाम में ही बैठे हो, यूँ ही समझ लो यार। भाई एग्ज़ाम देने जाओगे, मैं बताऊँगा वहाँ पर आपको। क्यों आप इतने सीरियस हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो बताओ? आप घर से निकलोगे एकदम फिजिकली बिल्कुल मेंटली तैयार हो गए आप, ठीक है। वहाँ पर जाओगे, आपको पूरा दिन सोचोगे क्या होगा क्या नहीं, दिमाग में लोड रहेगा, ठीक है। वहाँ जाओगे, वहाँ पर आपको ना जूते पहनने देगा, चप्पल पहनने देगा, लोड बढ़ेगा दिमाग पे, ठीक है, कि भाई इतनी टफ होगी यार, क्या होगा। भाई आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होंगे, भाई आपको सील लगा के दी जाएगी जगह जगह से, आपके हाथ में अंगूठी है, कान में कुछ है, सब निकलवा के रखवा देंगे। भाई बैग वैग ले जा रहे हो तो लॉकर में रख दो। पुलिस वाला एक जो कांस्टेबल जो भी रहेगा वो आपको चेक करेगा। भाई आप एक वीआईपी फील करोगे, भाई एक सिक्योरिटी, भाई कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। और फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, कम से कम 3-4 फिंगरप्रिंट तो लगाने ही पड़ेंगे भाई। यहाँ जाओगे, एंट्री मारोगे एग्ज़िट के टाइम पे, उसके बाद आपको फिंगर जो है ना वो नोट पैड में उसमें लेके क्या बोले स्टाम्प पैड में सही में करके लगाना पड़ेगा। फ़ोटो के ऊपर क्रॉस साइन करना पड़ेगा, और साइन भी करना पड़ेगा एक उस पर जो आपका जो प्रवेश पत्र रहेगा उसी पे, और उसी पे जो फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जब होगी आपके सामने और आपको 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ एग्ज़ाम है। आपको यहाँ पर सीधे से क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई, तो आपको समझो ना, इनको करो ना। फिर क्या क्या दिक्कत आ रही है इनको समझने में? भाई इजी से घर पे सोए सोए बैठे बैठे जैसे भी आप जिस अवस्था में भी है करो भाई। काहिरा बांध यहाँ पर स्थित है भाई, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो करेक्ट आंसर को दिमाग में बैठा लो। भाई सीधा बता रहा हूँ, सिर्फ प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर भी बता रहा हूँ ना, तो समझो ना, अहमियत समझो। तो काहिरा बांध जो है कैमूर ज़िले में है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आए तो कमेंट में थैंक यू लिख देना मेरे भाई प्लीज़। भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है? किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है भैया? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, या फिर भूटान में? तो पड़ोसी देश सबसे पहली बात तो, और जो सुंदरवन है कहाँ फैला हुआ है तो वो है बांग्लादेश में। याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको मत छोड़ो भाई, मैं बोल रहा हूँ इसको मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? बिल्कुल समझाऊँगा, बिल्कुल वेट करो थोड़ा। तो जो है मैं बार बार पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह है तानसेन कहाँ से थे? ग्वालियर से। भाई इतनी इजी सी चीज़ है, सबको पता होना चाहिए यार। चलो अब पता चल गया, अब मत भूलना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि सुमित से 7वें स्थान पे है, आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? ठीक है, अब देखो समझना है हमको। कैसे समझेंगे? 39 है, देखो सब मिला के 39 है। रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, ठीक है, आगे यानी कि उससे आगे, ठीक है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है, पीछे से यानी कि अंत से 17वां है, तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? देखिए 17वां स्थान है, 17 दूनी 34 और 5 और हो रहे, तो देखिए 17 पीछे जाएंगे हम 39 से, तो 9 कम करें 30 बचे। अब कितने कम करने पड़ेंगे कि 17 कम हो, यानी कि 17वें स्थान पर वो आ जाए, ठीक है। 9 कम कर दिए हमने, तो अब कितने कम करने हैं हमको? 8। तो 8 कम करें कितने बचे? 22, ठीक है। तो 22 से 7 स्थान आगे है, ठीक है, यानी कि 29। तो करेक्ट आंसर, सॉरी उससे आगे, मतलब उससे आगे, तो 22 से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 16। कैसे आया? आया समझ कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को समझो, इजीली मेंटली एबिलिटी से हो जाएंगे। निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक सबसे अलग है। भैया VT PR FQ MQ, तो करेक्ट आंसर बनता है FG, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। ये सारे चीज़ कहीं रिलेटेड रखते हैं। एक विषम ज्ञात करना है, ठीक है। 8, 9, 12, 17,
24 और 32, एक विषम ज्ञात करना है। ठीक है, 8, 9, 12, 17, 24, 32। तो देखो विषम कैसे आएगा, देखते हैं। 8 के बाद 3 जोड़े, सॉरी 1 जोड़ा, उसके बाद 10, 11, 12, 12 के बाद कुछ 4 जोड़े होंगे। इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। तो जहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा है वहाँ पर है 32, तो वह हुआ एक विषम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको समझ लो भाई, कुछ नंबर 1-2 नंबर तो आराम से पक्के हो जाएंगे। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। कैसे करेंगे तो पता चलेगा भाई। जो पहली बार आया है तो उसको नहीं आएगा समझ, पर मैं हूँ जो समझा दूंगा एक ही बार में भाई। मेरा तो यही है कि भाई एक बार जो आए उसको समझा के ही छोड़ना। देखो PPQ, तो आगे देखो कहीं पर PPQ दिख रहा है क्या? PPQ कहीं पर भी नहीं है इसमें। PQ देखो, PQ PPQ, हाँ तो देखो PPQ के बाद आएगा R, और R के बाद आएगा PQ। ठीक है, तो पहला क्या बना अपना R, PQ। अब PQ के बाद क्या आएगा, फिर R आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना, PQQ R। तो आखिरी में अभी Q बना। इसी प्रकार से पैटर्न को समझकर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल इजी है यार, ये समझने के लिए समझना ज़रूरी है। बस एक बार समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 20, 19, 17, 10, 5। तो करेक्ट आंसर बनता है 14। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 4, 9, 16, 25। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है 36। उसी प्रकार से इसमें बनता है 161। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन आया है, निष्कर्ष निकालना है। पहले शुरू में समझा चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कथन क्या दिया गया है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कोई कुत्ता काला नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कोई कुत्ता काला नहीं है। तो निष्कर्ष क्या बना, कुछ बिल्ली काली है, कुछ बिल्ली काली नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, देखिए बिल्कुल इजी था भाई, कोई भी मैच नहीं किया भाई, कहीं से कहीं पर नहीं। ठीक है, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है। सॉरी, कुछ बिल्ली काली है, ये निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या हो रहा है भाई आज, क्या हो रहा है। चलो, सोन नदी का उद्गम स्थान के समीप है। भाई ये क्वेश्चन मैं बताऊँ ना कब आया था, ये 2 सितंबर के दिन आया था एग्ज़ाम में, तो मत छोड़ो इसको, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सोन नदी का उद्गम स्थान के समीप है, कहाँ पर, डिंडोरी, अमरकंटक, उमरिया या खजुराहो। तो सोन नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक के समीप है। मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में थैंक यू लिख देना।